हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। दोस्तों, जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है, तो फर्स्ट पेपर उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप साइकोलॉजी। दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि हमारा पेपर कैसे आ रहा है, कितने नंबर का हो रहा है, उनमें कैसे कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, यदि हम लोग बात करते हैं अपने पेपर के बारे में, तो जो हमारा पेपर है 50 नंबर का है और 50 नंबर जो हमारा है उसमें प्रैक्टिकल, मिड और फील्ड वर्क आदि संबंधित है। दोस्तों, बात करते हैं सेक्शन का, तो हमारा पेपर 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोस्तों, सेक्शन ए से हम लोग सॉल्व करने चलते हैं, सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो हमारा पिछले साल का एग्जामिनेशन पेपर था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उसको कैसे सॉल्व करना था, उसको कैसे लिखना था। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग पहले सेक्शन ए देखते हैं। दोस्तों, जो सेक्शन ए हमारा है वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात दोस्तों उसको हमें छोटा में लिखना है। यदि वर्ड लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो 50 वर्ड लिमिट है। 2 नंबर क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, पाँचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। दोस्तों, आइए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला दिया है क्वेश्चन, जीव द्रव्य कुंचन। दोस्तों, जीव द्रव्य कुंचन क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों, शॉर्ट में है तो हम इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे। दोस्तों, जीव द्रव्य कुंचन जो है अति क्या इसमें करते हैं, जो ये है दोस्तों क्या है, अति सांद्र विलयन में कोशिका से जल बाहर निकलता है। जो दोस्तों क्या होता है, अति सांद्र विलयन होता है, इसमें कोशिका से जो जल बाहर निकलता है वह जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। जो जीव द्रव्य है वो कोशिका भित्ति से सिकुड़ कर अलग हो जाता है, इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है जल संवर्धन। दोस्तों, जल संवर्धन क्या है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल संवर्धन। तो जल संवर्धन क्या है, मिट्टी के बिना जल में खनिज लवण घोलकर पौधे उगाने की तकनीक है। अर्थात दोस्तों क्या है, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक दोस्तों जिसके बात करते हैं, जो बिना मिट्टी का जो हम लोग फसल उगाते हैं, जो इस टाइम वर्तमान टाइम में प्रेजेंट टाइम में बहुत ही चर्चा में विषय में बना हुआ है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हम जो सॉइल का मतलब मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी के बिना जल और खनिज का उपयोग कर उसको घोल कर पौधों को उगाते हैं। इससे क्या है दोस्तों, क्या करते हैं, जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए उसको हम बाहर से देते हैं और इसको हम लोग इसका वाता बना एक अलग टेम्परेचर बना के खेती करते हैं। इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फसल होती है अर्थात जो फसल अच्छी उपज देती है और ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती है उसको हम लोग उगाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, NADP। दोस्तों, NADP क्या है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन वाहक है। क्या है दोस्तों, NADP क्या है, प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन वाहक है और क्या कहता है दोस्तों, और उपचय अभिक्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, उपचय अभिक्रिया में भाग लेता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वर्णकी लौके क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों, वर्णकी लौके की बात करते हैं दोस्तों, तो क्रोमोप्लास्ट जो है दोस्तों, ये इसमें क्या था, कैरेटीन जैसे फील वर्णक होते हैं। ये फल फूल और जड़ों को पीला नारंगी लाल रंग देता है। क्या करता है दोस्तों, फल फूल जड़ों को पीला और नारंगी रंग देता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है दोस्तों, तो ब्राउनियन गति क्या है दोस्तों, द्रव या गैस से निलंबित सूक्ष्म कणों की अनियमित गति होती है। क्या होती है, द्रव होता है या गैस से निलंबित जो सूक्ष्म कणों की जो अनियमित गति होती है, यह मध्यम के अणुओं के टकराने के कारण होता है। द्रव और गैस जो निलंबित सूक्ष्म जो अणु होते हैं, जो उनकी जो गति अनियमित होती है अर्थात कोई नियम से नहीं चलती है, इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं, यही क्या है दोस्तों, ब्राउनी गति कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या करता है, वेरी शॉर्ट नहीं होता है, थोड़ा शॉर्ट से हमें बढ़ा के लिखना होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन करना होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसको। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है वाष्पोत्सर्जन की सार्थकता क्या है, विभिन्न तरह के वाष्पोत्सर्जन का वर्णन कीजिए। दोस्तों, पहले हम लोग सार्थकता देख लेते हैं कि क्या है और सिग्निफिकेंस ट्रांसपिरेशन का। तो दोस्तों, सार्थकता की बात करते हैं तो जल अवशोषण
वह रसारोहण में सहायक होता है, खनिज लवणों का संवहन करता है, पत्तियों का तापमान नियंत्रित रखता है और अतिरिक्त जल निकालता है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होगा तो जो पौधे में जो जल नीचे सॉइल से आ रहा है तो वो उसी में बना ही रह जाएगा। जब उसमें जो पौधों के पत्तियों में जो वो वैसे ही जल बना ही रह जाएगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो नीचे से जो पौधा है वो दूसरा जल नहीं खींचेगा। जब नीचे से दोस्तों दूसरा जल नहीं लेगा प्लांट हमारा, तो जो खनिज लवण, उसको विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी मॉलिक्यूल्स चाहिए वो पौधों को नहीं मिलेगा। जब पौधे को नहीं मिलेगा तो पौधे का हमारा विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसपिरेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों कि जब ये ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तभी हमारा प्लांट सॉयल से नया वाटर को एब्जॉर्प्शन करेगा, जिसके वाटर के साथ में तो उसको जितने भी मिनरल्स और प्रोटीन्स, विटामिन चाहिए वो सॉयल से एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों। और एक बात ये है कि यदि ट्रांसपिरेशन होता है, जो हमारा ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे दोस्तों देख रहे हैं अभी वर्तमान टाइम इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? लोग बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि प्लांट का जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो इसका भी एक कारण हो रहा है दोस्तों। यही रीजन हो रहा है कि जो हम प्लांट को अत्यधिक मात्रा में काट रहे हैं, जो हमारा प्लांट जो रहता था तो ट्रांसपिरेशन करता था, जो उससे पत्तियों से जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता था तो वो हमारे क्लाइमेट को, हमारे वातावरण को मेंटेन करता था। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारे इसकी सार्थकता हो जाती है। और बात करते हैं दोस्तों कि इसके प्रकार की बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या टाइप है। दोस्तों तो क्या है, रंध्रीय रंध्रों में रंध्र जो इसके रंध्र होते हैं उसे 90 से 95% होते हैं, और दोस्तों उपत्वचा से होते हैं और वातरंध्री से होते हैं, तना से होता है। ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, इन 3 तरह से हमें होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पौधों में फास्फोरस के कार्य तथा कमी के लक्षणों का लिखिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक साल देता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमें आगे भी मिलता है, हमारे CUT-PG एग्जाम में भी देखने को मिला है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पौधों में फास्फोरस के कार्य तथा कमी के लक्षण लिखिए। दोस्तों जो हमारा प्लांट्स है उसमें हमारे फास्फोरस जो है उसका क्या कार्य है, ऐसे कमी का क्या लक्षण है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो जो ATP NADP न्यूक्लिक अम्ल का घटक होता है, जड़ वृद्धि, ऊर्जा स्थानांतरण, कोशिका विभाजन हेतु आवश्यक होता है। क्या होता है दोस्तों, जो फास्फोरस है वो जड़ में वृद्धि में हमारा मदद करता है, कोशिका विभाजन में हमारा मदद करता है, और बात करते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण करने में मदद करता है, फल बीज के निर्माण में सहायक होता है, पत्तियों के इसके कमी से अब बात कर लेते हैं दोस्तों। कमी से क्या होगी, अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी दोस्तों तो पत्तियाँ बैंगनी कलर की होने लगती हैं, वृद्धि रुक जाती है, और जो हमारा प्लांट्स है वो उसका जो फ्रूट्स है वो देरी से पकता है, और कमज़ोर जो उसकी प्लांट्स की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अर्थात दोस्तों जब हमारे पौधों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी तो जो सॉइल से जो उसको चाहिए मिनरल्स वो अच्छे तरह से ले नहीं पाएगा, पत्तियाँ बैंगनी कलर की हो जाएंगी, फल देरी से पकेंगे। अर्थात दोस्तों हमें यदि फास्फोरस की कमी होगी तो हमारे प्रोडक्शन में भारी मात्रा में गिरावट आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या देखते हैं लिखा है, विसरण की परिभाषा दीजिए, पौधों में उसके महत्व को लिखिए। तो क्या है दोस्तों, विसरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो विसरण क्या है दोस्तों, विसरण अणुओं का उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति है। क्या है विसरण दोस्तों, अणुओं का उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति है। दोस्तों यदि बात कर लेते हैं ये परिभाषा की, तो विसरण क्या है दोस्तों, डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन हमारा है अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो हमारा मूवमेंट करता है वही क्या है हमारा दोस्तों, डिफ्यूजन है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका महत्व देख लेते हैं दोस्तों। इसका महत्व क्या है दोस्तों, इसका महत्व यह है दोस्तों कि पत्तियों में गैस का विनिमय होता है, जड़ों द्वारा खनिज का अवशोषण होता है, भोजनों का स्थानांतरण होता है, और वाष्पोत्सर्जन में वाष्पन होता है। क्या डिफ्यूजन के द्वारा हमारे क्या दोस्तों, ये हमारा महत्व है कि यदि डिफ्यूजन होगा तो वाष्पोत्सर्जन वाष्पन अच्छे से होगा, भोजन अच्छे से प्रोवाइड होगा, भोजन जब सभी जगह अच्छे से जाएगा, और दोस्तों गैस का विनिमय होगा, जल खनिज लवणों का अवशोषण अच्छे से होगा, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स। दोस्तों जो पौधों में जो क्या था माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी होती है दोस्तों, इसको ऊर्जागृही कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जागृही कहते हैं। यह श्वसन द्वारा ATP बनाता है, केप्स चक्र इटियस यही होता है, यह वृद्धि हेतु ऊर्जा मुक्त करता है, वसा अम्ल का विखंडन करता है।
क्या करता है दोस्तों, इसका विखंडन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है दोस्तों, ये ऊर्जा ग्रह होता है, ऊर्जा घर होता था। तो हमारी जो ऊर्जा होती है यहीं से मिलती है, ऊर्जा यहीं रहती है। आगे चलते हैं दोस्तों, 70S और 80S राइबोसोम्स के बीच तुलनात्मक अंतर लिखिए। दोस्तों बात करते हैं 70S दोस्तों प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में उप इकाई होता है। और दोस्तों जो 80S होता है दोस्तों, ये यूकैरियोटिक में होता है। 70S जो हमारा होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक में होता है, और 80S की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में होता है। वो क्या होता है तो 70S प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में होता है, और 80S जो होता है दोस्तों यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों दिया है कैम पौधा क्या है, उसका संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। व्हाट इज ए कैम प्लांट, डिस्कस इन द ब्रीफ। दोस्तों कैम की बात करते हैं दोस्तों, तो कैम क्रॉसुलिएसिन अम्ल उपापचय वाले पौधे होते हैं। कैन जो होता है दोस्तों क्या होता है, क्रॉसुलिएसिन अम्ल उपापचय वाले पौधे होते हैं। रात्र में रंध्र खुलकर CO2 के मौलिक अम्ल में स्थिर करते हैं, और दिन में रंध्र बंद रखते हैं, दिन में बंद रखते हैं और जिससे रात में खुलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो जल हानि होती है वो कम होती है। जब दिन में रंध्र बंद रहता है तो हमारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और दिन में यदि उसका रंध्र खुला रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का वाष्पोत्सर्जन होने लगेगा, जिससे पौधों को यदि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में क्या दोस्तों, कभी कभी 3 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है, और इसमें से हमको 2 क्वेश्चन करना होता है। दोस्तों ये लॉन्ग सेक्शन होता है, इसे हमको अच्छे से लिखना होता है। आइए दोस्तों देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा दीजिए। हैच स्लैग चक्र के दौरान पौधे अम्ल भोजन कैसे करते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य प्रकाश व क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड व जल से ग्लूकोज बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्या करता है प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य प्रकाश व क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 व जल अर्थात H2O से ग्लूकोज बनाते हैं। अब बात करें दोस्तों हेल स्लैग चक्र के दौरान पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। दोस्तों हेल स्लैग चक्र जो क्या था, C4 पथ मक्का गन्ना जैसे C4 पौधे में होता है। यह परमोद्योतक में PEP द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होकर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बनता है, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर केल्विन चक्र में जाता है। और इससे लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे प्रकाश शोषण नहीं होता है और गर्म जलवायु में दक्ष रहता है। क्या था दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पौधों के लिए पानी किस तरह आवश्यक है। पौधों द्वारा पानी के अवशोषण की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। दोस्तों पौधों के लिए पानी किस तरह आवश्यक है, अभी हम लोग बात करते जा रहे हैं कि पौधों के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि यदि वाटर न रहे तो हम लोग पौधों की जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों कैसे बात करते हैं कि जैसे कि हम अब अगर अपने पर ले लेते हैं कि मनुष्य की बॉडी में 70% वाटर है, मतलब कि मैक्सिमम वाटर ही है। ऐसे प्लांट में भी है दोस्तों, यदि प्लांट के में वाटर नहीं रहेगा तो हम प्लांट के जीवन की कल्पना भी तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्या था, यदि प्लांट वाटर के साथ ही जितने उसको मिनरल्स विटामिन्स चाहिए होता है वह सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, वह वाटर की सहायता से एब्जॉर्ब करता है, और वाटर की सहायता से ही वह जड़ों से तना तक पौधों के एकदम शीश तक जाता है। यदि पानी न रहे, अगर मान चलते चलिए ठीक है, हम पौधे को बाहर से मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे, यदि वाटर नहीं रहेगा दोस्तों तो वो हम उसके जड़ में दे रहे हैं मिनरल प्रोटीन, तो कहाँ से उसके तना तक जाएगा, कहाँ उसके पत्तियों तक पहुँचेगा कैसे। तो इसके लिए हमें वाटर बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है कि उसको जड़ों में वाटर रहेगा तो वहाँ से वो जड़ उसके वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसके साथ मिनरल्स प्रोटीन्स विटामिन जो भी पौधे के लिए आवश्यक होता है, फास्फोरस सल्फर्स, वो उसके साथ वो खींच के लेके जाएगा, और वहाँ हर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वह उसके द्वारा ही उसको एब्जॉर्प्शन करेगा। अब बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है, क्या दिया दोस्तों, पानी की अवशोषण की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। दोस्तों मुख्यतः अवशोषण किसके द्वारा होता है, मुख्यतः रोम द्वारा होता है, रोम द्वारा होता है। उसके बाद कोशिका भित्ति जल सोखती है। उसके बाद दोस्तों विसरण व परासरण मिट्टी के मूल रूप जल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सक्रिय अवशोषण ऊर्जा में सांद्रता की विपरीत होती है। इसके दोस्तों झिल्ली पथ से दोस्तों क्या होता है, वाटर चलता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पादप वृद्धि नियामक में आप क्या समझते हैं। पौधों में ऑक्सीन के व्यवहारिक उपयोग का वर्णन कीजिए। दोस्तों पादप वृद्धि नियामक कम मात्रा में वृद्धि को बढ़ाने, रोकने, बदलने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये दोस्तों ये बात करते हैं ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA, एथिलीन।
दोस्तों बात करते हैं उपयोग का दोस्तों। तो ऑक्सीन का उपयोग जो होता है तनों में कोशिका दीर्घीकरण के कारण होता है। शीर्ष प्रभाविता होती है, कलमों में जड़ बनाना होता है, फल पत्ती गिरने से रोकना होता है, अनिषेक फलन बीज रहित फल आदि द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है वसाएं क्या है। पौधों में वसाएं अम्लों का संश्लेषण का प्रकार का वर्णन कीजिए। दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्या है वसाएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इस क्रॉप साइकोलॉजी के अंतर्गत और भी हमारे जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा रहता है। तो जो फैट है, फ्लैट ग्लिसरीन और वसी अम्लों के एस्टर हैं। क्या है दोस्तों, जो हमारा फैट है वह ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल और वसी अम्लों का एस्टर है। ये लिपिड का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों क्या है, ये लिपिड का जो फैट एक प्रकार है और जो पौधों में ऊर्जा संचयन का काम करते हैं। जो फैट होते हैं दोस्तों वो पौधों में ऊर्जा संचयन का कार्य करते हैं। लिपिड का एक प्रकार होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों फैट के बारे में। तो फैट जल में अघुलनशील होते हैं पर कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। पौधों में वसा मुख्यतः बीज और फलों में तेल के रूप में संग्रहित होते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग पौधों में वसी अम्लों का संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करना दोस्तों। तो प्रारंभिक पौधों में वसी अम्लों का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। पौधों में अम्लों का संश्लेषण मुख्यतः प्लास्टिड विशेषकर क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब इसके बारे में आप लोग इसका देख लीजिएगा। प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, श्रृंखला वृद्धि क्या होता है, अपचयन व निर्जलीकरण क्या होता है, समापन क्या होता है, असंतृप्तता क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।